नहीं प्लीज सतपाल सिंह सत्ती जी, आई हैव टू फिनिश द डिबेट एट 4 o'clock. अध्यक्ष महोदय, टाइम बच जाए तो माननीय अभी 4 बजे मुख्यमंत्री जी ने 17 मार्च को जो अध्यक्ष महोदय बजट प्रस्तुत किया, उस बजट पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जो मूल बातें थी उनके ऊपर काफ़ी पन्ने बदलने के बाद उन बातों के ऊपर वो आए। शुरुआती बातें उनकी हमारे प्रदेश में जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चली, उस सरकार को कोसने के लिए उन्होंने काफ़ी समय उसके ऊपर जाया किया, जो शायद ज़रूरत नहीं थी। उसी के नाते उन्होंने काफ़ी पन्ने भी उसके ऊपर लिखे, इसके अंदर जो मैंने बजट के अंदर पढ़ा। और उसके साथ साथ दूसरा विषय उनका जो पब्लिक मीटिंग में भी रहता है कि केंद्र सरकार हमें कोई सहयोग नहीं कर रही है, यानी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो हमेशा भाजपा की पूर्व की प्रदेश सरकार और केंद्र की वर्तमान सरकार को दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि हजारों करोड़ रुपए का जो देनदारियां हैं वो पूर्व में जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट हमें दे करके गई है। उसके बारे में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा अपने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने भी बड़े विस्तार से बताया कि किस किस समय पर लोन लिया गया, किस किस समय पर जरूरत पड़ी, और हर सरकार ने 1993 से शुरू हुए उस लोन को आगे बढ़ाया। और ठाकुर साहब ने यह भी बताया कि जिस समय वो स्वयं सत्ता के अंदर आए थे उस समय कितना लोन प्रदेश की गवर्नमेंट छोड़ करके गई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, और कभी भी उन्होंने 5 साल में जो रोना नहीं रोया कि पूर्व सरकार ने इतना लोन लिया तो अब मैं क्या करूं। तो उसके कारण मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भी अब ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2.25 साल हो गए। अब अपनी बातों के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी ताकत के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत कम समय बनी, केंद्र के अंदर 6 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र के अंदर रहे, उस समय अध्यक्ष महोदय अगर हम लोग देखेंगे तो हिमाचल को इंडस्ट्रियल पैकेज जो दिया था 2013 तक, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश के अंदर वो चाहे काला अम्ब से लेकर के नूरपुर तक जो हमारा बॉर्डर एरिया आता है, उन्ना भी आता है, महतपुर आता है, टालीवाड़ा आता है, गगरेट आता है, बद्दी बरोटीवाड़ा, नालागढ़ वगैरह आते हैं, पोटा साहब आता है। इन सब एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज आगे बढ़ी, पहले जो शायद कंसेप्ट नहीं था कि हिमाचल में इंडस्ट्रीज आ सकती है, तो उस पैकेज के कारण इंडस्ट्री आई। आज अगर लाखों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है तो मुझे लगता है कि उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो श्रेय उस समय का जाता है। और उसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी हमें देखना चाहिए कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के अंदर बनी तो जो पैकेज हमें 2013 तक था उसको 2000 तक कांग्रेस ने उसको विड्रॉल किया। 3 साल का हमारा समय उन्होंने उस समय लिया। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता, ये चीज़ें भी हम सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके साथ साथ जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी तो मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद देश के अंदर भी नहीं है। बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, स्पेशल स्टेट का दर्जा, और उसके साथ साथ लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 4 लेन रोड्स अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रहे हैं तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। इसको हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसका सबको लाभ होगा और इन प्रोजेक्ट्स के कारण हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बल्क ड्रग पार्क के कारण आएगा, क्योंकि देश के अंदर सिर्फ 3 बन रहे हैं, आंध्रा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय पर इसके ऊपर मेहनत हुई, जमीन दी गई, बिड दी गई, बिड के ऊपर हम लोग अच्छे साबित हुए, जिसके कारण ये बल्क ड्रग पार्क हमें आया।
और इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अगर अटल जी उस समय जो शुरू नहीं करते तो आज हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्र, जो हम आज बात कर रहे हैं कि 250 पॉपुलेशन वाले गांव भी जुड़ने चाहिए, विक्रमादित्य जी ने शायद 250 से भी नीचे डिमांड किया, 100, क्योंकि 100 वाले हमारे गांव है, बड़ी दूर तक 4-4 किलोमीटर लोग, बच्चे बच्चियां बेचारे स्कूलों को पैदल जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, ठीक डिमांड है उनकी। अब हम लोग 100 वाले को भी गिनना शुरू हुए, लेकिन जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, ये योजना नहीं थे, हमारे हजार पॉपुलेशन वाले गांव भी सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे। पूरे देश के अंदर ये स्थिति थी। तो इसलिए जब जब भी हम लोग आए तो हम लोगों ने गांव और गरीब की चिंता की, शहरी और शरीफ की चिंता की। हम लोगों ने हमेशा भले लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसके नाते जो श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बजट पेश किया अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर मेरे विपक्ष की ओर से, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, बड़े विस्तार से ठाकुर जयराम जी से शुरू करके, और अभी जब अंत में हमारे विनोद जी बोलेंगे मेरे बाद, सुखराम जी हैं और विनोद जी हैं, तो बड़े विस्तार से सब लोगों ने स्टडी किया और उसके ऊपर चर्चा की। और पक्ष के लोगों ने जो उनका धर्म बनता है उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की कि जो आशाइयाँ हैं उसके अंदर उन्होंने गणाई, ये आशाइयाँ कितनी निकलती हैं, जिस समय अगले साल का बजट होगा इसमें से कौन कौन सी पूरी होती है, उस समय इसका लेखा जोखा आप भी बताएंगे और हम लोग भी बताएंगे कि आप असफल कहाँ पर हुए हैं। पिछले साल की कितनी पूरी हुई वो उस पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, वो सारी डिटेल हमारे पास है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है कि जो 56,945.34 करोड़ का बजट पेश किया गया, इस बजट के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी, जिसको हम लोग कह सकते हैं, तर्क संगत नहीं लगती हैं। उसके बारे में बहुत कुछ मेरे साथियों ने बोल दिया है, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय ऐसा मानना है कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनकी तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहला विभाग अभी हमारे बाली साहब ने कहा हेल्थ के बारे में। हेल्थ के मामले में हिमाचल प्रदेश की आज क्या स्थिति है, और हेल्थ के मामले में हमारी अल्ट्रासाउंड, MRIs, ये मशीनें तो आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र से इन चीज़ों के लिए पैसा आता है और हमारे पास भी सोर्सेज होते हैं। कई बार हम लोग अपने, क्योंकि 28-30 लाख की अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जाती है बढ़िया, जो आजकल MRI की 1 करोड़ की आ जाती है। इतना पैसा तो गवर्नमेंट के पास रहता ही है। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत यह है कि MRI की मशीन आ जाती है, अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जाती है, एक्सरे की मशीन आ जाती है, क्या उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट है, क्या उसके लिए हमारे पास टेक्नीशियंस हैं? करोड़ों रुपए की मशीनें खाली पड़ी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना काल में 1000 वेंटिलेटर आए। पिछले सेशन में मैंने वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मांगी तो 80% वेंटिलेटर डेड पड़े हुए हैं। 80 उस समय के नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है। मैं इसमें सोलंकी जी पॉलिटिक्स नहीं बात नहीं करना चाहता। प्लीज सोलंकी जी, आपका टाइम 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए के एकदम इमरजेंसी काल में उस समय भेजे गए, क्योंकि उस समय विपरीत परिस्थितियां थी। गैस, हमारे पास ऑक्सीजन गैस नहीं थी, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगे हमारे अलग अलग। आप जानते हैं वो युद्ध काल था, किस तरह का काल था, आप सब लोग जानते हैं। तो आए, उसके बाद अब शांति काल चल रहा है, तो उन वेंटिलेटर का क्या करना है, और मुझे लगता है किसी को ध्यान में नहीं है। धूड़ फांक रहे हैं 10-10 लाख रुपए के एक वेंटिलेटर। और जब वेंटिलेटर नहीं मिलता तो आदमी की जान चल जाती है, और जिस परिवार के आदमी की जान चल जाती है, आप लोग कल्पना कर सकते हैं उसके साथ क्या बीतती है। वो हम आप सब लोग सामाजिक प्राणी, हम सब लोग देखते हैं जब घरों के अंदर, गांवों के अंदर ऐसी दिक्कत आती है। तो उसके कारण उसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, मुझे लगता है उसकी योजना बनानी चाहिए। ITI के अंदर टेक्नीशियन के कोर्स चलाने चाहिए, जिनके पास टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्माणी साहब हैं। अब पुराने जो कारपेंटर, मैं उसका भी विरोध नहीं करता, कारपेंटर वो भी एक हमारे घर को सजाने, ये सब कारपेंटर ने किया हुआ जो जहाँ लगा, लेकिन नए कोर्सेज क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर चले जाते हैं, देखो हमारी स्थिति क्या है, सबकी है, मैं उसमें ये नहीं बोलना चाहता, हमने उसमें सुधार किया, आपने कम किया होगा अपनी नेचर के हिसाब से, हमने सुधार अपनी नेचर के हिसाब से किया। हमारे डॉक्टर जो तो MD करके आते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट है, चाहे वो ऑर्थो के हैं, चाहे वो सर्जरी के हैं, चाहे वो एनेस्थीसिया के हैं, वो सब लोग कुछ साल हमारे पास सर्विसेज करते हैं। जब वहाँ मशहूर हो जाते हैं तो अपना एक अलग से हॉस्पिटल खोल लेते हैं, क्योंकि 8-10 हज़ार मरीज उन्होंने देख लिए होते हैं, जिन्होंने उनके हाथों जाना होता वो भी चले जाते हैं, यहाँ ट्रेंड होने के लिए आते हैं हमारे अस्पतालों में, और उसके बाद फिर अपना अस्पताल खोलते हैं और हम लोग देखते रहते हैं।
और जो MA BA किए हुए लड़के लड़के वो हमसे नौकरी मांग रहे हैं, जिनको नौकरी देने के लिए हम कह रहे हैं वो हमारी नौकरी से भाग रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने गलती की हुई है, 40 लाख रुपए का बॉन्ड भराते हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनको 40 लाख पकड़ाते हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट के मत्थे में मार, तू जहाँ करके नौकरी ज्वाइन कर। हम क्यों नहीं आज तक उनका 5 करोड़ का 10 करोड़ का बॉन्ड भराते हैं? जितना पैसा हमारा लगा है हम उससे 5 करोड़ रुपया वापस तो लें कम से कम। उसके घर का IGMC है जहाँ से MD करके चला गया, उसके घर का टंडा करके चला गया, उसके घर का हॉस्पिटल है। 5 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में MBBS करके अपनी मस्ती मारते हैं, चंडीगढ़ में जाकर के चले जाते हैं। और जो अच्छे डॉक्टर हैं बेचारे ज़्यादा पैकेज को भी इनकार करते हैं, वो सरकारी क्षेत्र में ज्वाइन करते हैं। ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनको ऑफर है लेकिन नहीं जाते हैं। PGI में भी ऐसे डॉक्टर हैं जिनको चंडीगढ़ के अंदर ही फोर्टिस, मैक्स, IBY ये 10-10 लाख की ऑफर करते हैं, लेकिन 3-3 लाख में PGI में सेवाएं दे रहे हैं। वो उनकी व्यक्तिगत भावना है। अगर किसी की व्यक्तिगत भावना गलत है तो प्रशासन इसीलिए होते हैं, सरकारें इसीलिए होती हैं कि उसकी नीतियां क्या है। क्यों नहीं हम लोग उनसे बॉन्ड भराते हैं, क्यों नहीं हम उनसे पैसा लेते हैं? जिसके कारण हम आप लोगों को सुनना पड़ता है कि मशीन खड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, फ्रंट पेज पे न्यूज लगती है। उसमें सुधार करने की जरूरत है। इसी तरह से दवाइयों का मैं मामला देखूं अध्यक्ष महोदय, 1-1, 2-2 दुकानें हॉस्पिटल के अंदर, कब जाए वहां पर लोगों का? वहीं से दवाई लेनी पड़ेगी। वो महीने का 10-10 लाख रुपया कमाते हैं, क्यों नहीं हम लोग दुकानों की संख्या बढ़ाते हैं हॉस्पिटल के अंदर? क्या दिक्कत है? 10 लोग कमाएंगे, अभी 4 लोग कमा रहे होंगे। उनको हम लोगों को दवाइयों के माफिया लोग बैठ गए हैं। ऊना हेडक्वार्टर के अंदर दवाइयां वो लिखी जाती हैं जो 2 व्यक्ति सुबह बैठ जाते हैं, शाम तक डॉक्टर वो ही लिखते हैं। जन औषधि की दवाइयां नहीं लिखता है कोई भी, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है कि जन औषधि की दवाइयां 50, 60, 70% सस्ती हैं। मोदी जी ने जो स्टंट 1.25 लाख का पड़ता था उसको 40,000 रुपये में डलवाना शुरू कराया है, लेकिन दवाइयों के माफिया को हम लोग समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो लालच होता है, इजी मनी आती है, उसके कारण हम लोग उनको रोक नहीं पाते हैं। तो मेरा हेल्थ की दृष्टि से ये मानना रहेगा कि इन सब मामले में हम सब लोगों को अच्छी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहिए। जयराम ठाकुर जी ने अच्छी पॉलिसी की थी आयुष्मान भारत के बाद हिम केयर। मैं ऐसा नहीं मानता, सुक्खू जी को हिम केयर, हिम मीन्स बर्फ का प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र की केयर करने वाली योजना हिम केयर। सुक्खू जी को लगता है हिम केयर, जयराम जी ने कोई जय केयर तो रखा नहीं उसका नाम, अगर उनको लगता है इसका सुख केयर नाम रख लो, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं? लोगों वो भी सुख का केयर करने वाली योजना होगी। आप सुख का केयर हो जाएगा तो भी सुक्खू जी का नाम भी आ जाएगा, और केयर से सुख ही मिलता है हमेशा, दुख तो मिलता नहीं है। लेकिन योजना को लागू तो करो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारे एरिया में हमने भी देखा प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों ने इसमें धज्जियां उड़ा दी, सत्यानाश की इन्होंने। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता जो जैसा किसी ने कल परसों भी कहा था कि अगर खिंद में जूं पड़ जाए तो पूरे खिंद को आग नहीं लगानी होती। इन्होंने तो मंजा ही जला दिया, साथ में खिंद ही नहीं फूका, मंजे को आग लगा दी, हिमकेयर ही बंद कर दिया। क्यों कालिया साहब? ऐसे नहीं होता कि मंजे के नीचे आग लगाओ, जूं को निकालो और मारो, यही तो टेक्निक होती है लीडर्स की। लेकिन सुक्खू जी ने तो सारा बंद ही कर दिया। मुझे लगता है इसमें सुधार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं सुझाव के साथ साथ गलतियां क्या है उसको बताऊंगा। बजट पढ़ लिया इन्होंने, सबने आंकड़े पढ़ लिए। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय है हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का। देखो, हम गर्व के साथ छाती चौड़ी करके बोलते थे हमारा प्रदेश बड़ा सुंदर और सौंदर्य से भरपूर और ईमानदार लोगों का प्रदेश है। जैसे जैसे आप लोग पहाड़ की ओर चलते जाते हैं, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, सुंदर लोग आप जैसे दिखाई देते हैं लोगों को। लेकिन आप देखेंगे कि आज हिमाचल प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है। मैं उसमें पॉलिटिकली आप लोग मत सोचना। कारण क्या हो गया कि हमारे एरिया में, ऊना जैसे एरिया में, हम लोग कई बार अखबार में पढ़ते थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कि दिल्ली में महिला के गले से चेन खींच ली। हम सोचते थे कितना बेईमान आदमी है, महिला के गले में चेन खींच के ले गया। महिला से तो आदमी 4 फुट दूर रहता है कि बहन की तरह है, माँ की तरह है, लेकिन लोग दिल्ली में गले से चेन ले जाते थे। आज से 25 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, 30 साल पुरानी। आज हमारे एरिया के अंदर, इसके बॉर्डर एरिया के अंदर ही अंदर तक लोग चेन्ने तो खींच करके ले जाते ही हैं। और वो इतने बेईमान है अध्यक्ष महोदय। अब महिलाएं ने भी अच्छा किया, उसमें कोई जरूरी भी नहीं है सोना डाल करके घूमना। वो कोई मिक्स सी चेन होगी, हमारे रक्कड़ कॉलोनी में छीनी उससे। अब वो इतने बेईमान है, इतने बेशर्म है जो छीनने वाले, वो शर्माते नहीं है। पहले डरते थे, डरते भी नहीं है, अटैक करते हैं आदमी के ऊपर अगर आप ब्लेम करेंगे तो। जब उन्होंने देखा जाकर के कहीं बेचने गए होंगे, उसने कहा तू क्या ले आया? तो पित्तल है। वो बेईमान दूसरे दिन आया, उसको पता मास्टरनी वहां से पैदल जाती है, उसने उसके मुंह पे मारी, नाले के थप्पड़ मारा, कहता सोना तो असली डाल लिया करो। उसने FIR लॉन्च कराई। यानी कितने बेईमान और कितने निडर लोग हैं। रक्कड़ कॉलोनी की घटना है जो हमारे सड़क की, मेन सड़क की, उसको चैन भी वापस दे गए, थप्पड़ मार के गए मोटरसाइकिल से।
कि बहन जी असली सोना तो डाला करो, हमारी तो मेहनत ही बेकार चल गई। आप कल्पना करो, तो ये बेखौफ जो लोग हैं उसका परिणाम जो है चोरियां फिरौतियां। हमारे एरिया में अध्यक्ष महोदय फोन आता लोगों को, इतने लाख रुपया पहुंचा दो, जो हम लोग बाहर सुनते थे पड़ोसी राज्यों के अंदर, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता। ये फिरौतियां धीरे धीरे शुरू होती हैं जिससे लैंड ऑर्डर बिगड़ता है। ऐसे नहीं अतीक अहमद रिक्शा चलाने वाला 1100 करोड़ का मालिक हो गया, ऐसे नहीं बन गया। किसी ने नहीं रोका, ना कांग्रेस ने रोका, ना मुलायम ने रोका, ना मायावती ने रोका। जब जोगी आया तो उसने पूरी तरह से ठोका, तब ठीक हुआ मामला, तब ठीक हुआ वहां पर मामला। ऐसे नहीं होता है। रिक्शा चलाने वाला 1100 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? किसी अंधे चीफ मिनिस्टर को उस समय नहीं देखा जो वहां पर रहे, वो किसी भी पार्टी के रहे हों, किसी भी जमीन लगा लेते थे। जज भी उनके केस सुनने से इनकार करते थे, अध्यक्ष महोदय आप हो रहे हैं, वकील उनके विरोध में खड़े होने से डरते थे क्योंकि बच्चों को उठा लेते थे। ये परिस्थितियां धीरे धीरे जहां भी आएंगी, आपने देखना जहां पर गोलियां चल गई ना बिलासपुर में डीसी कैंपस के अंदर, ए ने चलाई बी ने चलाई, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। ऊना में भी चली, हाँ ऊना में भी चल रही हैं जी। ऊना में तो फिरौतियां चल रही हैं। ऊना की भी मैं बात आगे आपको बताऊंगा। मैं शाबाशी देना चाहता हूं उस पीएसओ को, संजीव कुमार को, जिसने 2 गोलियां लगने के बाद भी एक्स एमएलए की जान बचाई, उस संजीव कुमार को। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, उस संजीव कुमार को 8-9 दिन के बाद देखने गए कोई। कल मैंने अखबार में पढ़ा प्रशस्ति पत्र देकर के आए सीआईडी वाले। मैंने उससे पहले नहीं पढ़ा कि कोई डीसी कोई एसपी गए होंगे, शायद ना अखबार में आया होगा। जहाँ कोई बड़े लोग वहां पर जाना चाहिए ऐसे लोगों के पास। अच्छी बात है, कल गए। अच्छा चलो, मेरा कहने का मतलब है कल को अगर उन लोगों को तो हम शाबाशी देंगे, कल को हमारे आपके ऊपर होगा तभी पीएसओ लड़ेगा कि शाबाशी तो मिलती है, नहीं तो कोई नहीं लड़ेगा। वो कहेगा जा धक्का मार आगे कर यार, हमने क्या लेना इससे। देखो वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, किसी बच्चों के बाप हैं, तो उसके नाते मेरा ऐसा कहना है कि हम लोगों को पीएसओ भी एक अलग से, पीएसओ ही नहीं, एक ऐसी हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जो ऐसे शूटर्स का दिमाग ठीक करें, जो वापस ही ना जा पाए। लोगों को पता लगे कि भैया बिलासपुर गए थे ना, नो अब वो आया, फिर दूसरे गए वो भी नहीं आया, तीसरा कहेगा मैंने भी नहीं जाना, हिमाचल में नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से वापस जा रहे हैं लोग, दूर दूर से पकड़े जा रहे हैं, जाकर के वापस कैसे चले जाते हैं वो लोग। हम लोगों को अपने लोग ट्रेन करने पड़ेंगे, हमारे उस तरह से ट्रेन लोग नहीं है। शांत प्रिय प्रदेश है जहाँ तो पुलिस की वर्दी से लोग डर जाते हैं, भाई साहब बोलो क्या है, अच्छा प्रदेश है ना जी। तो इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए, लैंड ऑर्डर के ऊपर सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ हम सब लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग अच्छे ऑफिसर्स को लगाएं। मैंने पीछे भी कहा था कि आप अच्छे लोगों को उसमें लगाएं जो ईमानदार लोग हैं, ड्यूटी के अंदर लगाएं जो ईमानदार लोग हैं। ऊना के अंदर खनन का कितना काम है, आपके भी होगा इंदौरा के अंदर। देखो जब अध्यक्ष महोदय इजी मनी आती है ना, इजी मनी, तो वो बच्चों को भी बिगाड़ती है, व्यक्ति के रिलेशन को भी बिगाड़ती है, और फिर व्यक्ति वो बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है। फिर जब जिसको कहते हैं अफसरशाही और राजनेताओं का घालमेल हो जाता है तो बेमल नेगी जैसे लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं फिर कि ईमानदार लोग दफ्तरों के अंदर नहीं फिर बैठना चाहते। मुझे एक बार एक अधिकारी ने बताया अध्यक्ष महोदय कि पुराना जमाना क्या होता था कि जब कोई एक आध व्यक्ति बेईमान होता था ऑफिस के अंदर, अब भी बहुत लोग ईमानदार हैं, अब भी बहुत काम कर रहे हैं, अब भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहता जो रिश्वत लेता था वो 5 बजे के बाद दफ्तर आता था, और जो बेईमान अफसर होता था वो वहीं बैठा रहता था, फिर अकेले मिल लेते थे। वो कहता अब तो प्रॉब्लम ये है कि हम ईमानदार हैं, हम देख लेते हैं कि अब रश पड़ना शुरू हो गया तो हम दफ्तर से निकल जाते हैं कि सब ने पैसे लेने हैं अब इनसे। जब तक हम बैठे तो देखते रहते हैं अंदर है बैठा हुआ, अच्छा बाद में आते हैं, इशारा थोड़ा बाद में आना ना, थोड़ा ठहर जाए, बैठा हुआ जो बड़ा ईमानदार बनता है। अब ईमानदार आदमी तो आत्महत्या को चूमने लग पड़े। ये स्थितियां अध्यक्ष महोदय, जो नशे से पैसा आ रहा है, जो हमारे, मैंने देखा ऊना में अध्यक्ष महोदय एक व्यक्ति को डीजीपी डिस्क होती है कोई, पता नहीं क्या होती है, वो देते होंगे कोई डीजीपी, मुकेश जी को पता होगा। उस व्यक्ति को डीजीपी डिस्क दी गई तो वो व्यक्ति का जब जन्मदिन होता सारे माफिया के लोग उसके मुंह में केक डाल रहे हैं, उस पुलिस वाले के मुंह में, और वो चिट्टे वाला जो 2 बार आदमी पकड़ा गया उसके साथ अपना फोटो डालता है फेसबुक के ऊपर। मेरे को मिला हो, मैंने कहा तू क्या करता है, तू काहे को ऐसे फिर डालता है? कहता नहीं जी मेरे पुराने जानने वाले हैं। मैं कहा फोर्स के अंदर आ गए हैं, आपकी ये फोटो अगर किसी ने हाई कोर्ट के अंदर दे दी ना तेरी नौकरी चल जाएगी, तो अभी नौजवान आदमी है। और उनको हम डीजीपी डिस्क दे रहे हैं। अब इनकी सीआईडी क्या कर रही है, एसआईयू क्या कर रहा है, एंटी करप्शन सेल क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं रिपोर्ट देते कि व्यक्ति कैसे हैं? उनको आज भी एसआईयू क्या होता है, सीआईयू एसआईयू उसमें लगाया हुआ है।
तो ये अध्यक्ष महोदय हम सब लोगों को देखना पड़ेगा कि करप्शन कहां तक पहुंच गई है, जिसके कारण हम सब लोग, देखो ऐसा है अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की बुनियाद सरकार की अच्छी नीतियां और उसके साथ साथ वहां की जनता के कर्तव्य और अधिकार और उसके साथ साथ लागू करने वाली ब्यूरोक्रेसी के अच्छे करैक्टर के ऊपर निर्भर करती है लोकतंत्र की बुनियाद। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद आज कैसी हो गई है, उसका उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूं। ये जो अपने नेगी साहब की मौत हुई है, ऐसे नहीं हुई है। हम लोग कई बार बोल सकते हैं कि बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जहां किसी ने ऐसा प्रश्न भी किया, उस 6 साल के बच्चे से पूछो जिसका बाप चला गया, उस बेटी से पूछो जो आज कॉलेज में पढ़ती है, उससे सहेलियां क्या पूछती होंगी तेरा बाप क्यों गया। कोई कसूर नहीं है। कोई आदमी लड़ते हुए शहीद हो जाए, आदमी को गर्व होता है। कोई आदमी कहीं हो जाए, लेकिन कसूर कोई नहीं है। जो कसूरवार हैं उनके एफआईआर में नाम नहीं है। आप कल्पना करो, ये जो 32 मेगावाट का पेखू बेला के अंदर प्रोजेक्ट लगा, मुकेश जी हमारे पहले भी बोला, जहां विक्रम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी धर्मशाला से, उसके अंदर पूरा डाटा है। गुजरात के अंदर जो 35 मेगावाट का लगा, उसका मैंने रिकॉर्ड निकलवाया है। जो हमारा वहां पर 144 करोड़ का लगा और हमने जो 220 करोड़ रुपए का लगाया। पेखू बेला भी प्लेन है, गुजरात का कच्छ भी प्लेन है। इवन लैंड के बारे में भी लिखा गया है, लैंड टाइप सैंडी लूमी लूज टाइप, और हमारा भी सैंडी लूमी है लूज टाइप। कोई जगह अलग हो, कोई प्लेन की हो, कोई पहाड़ साफ किए हो, कोई रॉकी एरिया हो या कुछ हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय लगभग 100 करोड़ का फर्क है दोनों प्रोजेक्ट में। मेगावाट में 2 करोड़ का फर्क है। ये ऐसे लोग, मैं फिर बोलता हूं कि जहां बैठे हुए सारे लोग एक तरह के नहीं है। अनेकों ईमानदार लोग हमने देखे हैं, नाम लेंगे तो कईयों को चिढ़ हो जाएगी। ऐसे आईएएस हमने सेक्रेटरीट के अंदर देखे हैं जो बिल्कुल ऐसे आदमी की आधा घंटा भी बात सुनते हैं। अब कई लोग तो ऐसे आ गए हैं, वो सीधा देखते हैं जो मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि इस बात को छोड़ दो कि इस फाइल के अंदर मेरा क्या है। वो कहता सर तुम्हारा तो कुछ नहीं है। कहता तो फिर मेरे को क्या है। प्रधानमंत्री को लाल किले से बोलना पड़ा कि फाइलों के अंदर ये रवैया बंद कर दो सारे लोग, कि अगर मेरा कुछ नहीं है तो मैंने क्या लेना फाइल से, पड़ी रहे तेरी फाइल जहां पर। अब ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर, और ऐसी स्थिति जहां पर ही नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में हम कई कुछ सुनते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में वहां पर तो मुझे नहीं, मैं उसमें गारंटी के साथ नहीं बोलता हूं। लोगों ने कहा वहां पर तो डॉक्टरों के भी पैसे ले लिए, बदली सुक्खू जी कर रहे हैं, इंप्लीमेंट सैंडल जी कर रहे हैं। पैसे लेने वाले वैसे ही तो जमाए हुए हैं वहां पर। बकौन है बीबी जगीर कौर, बकाए के पैसे मांग रहे हैं वहां पर, किस चीज के पैसे मांगे जा रहे हैं। और वहां पर एनडीएस लेनी हो तब भी बंदों से होता है कि कितने की एनडीएस है, क्या करना उसमें। मैं मान सकता हूं किसी सेंटर के, हमने भी पता किया, हमारी मित्रों से भी बात होती है, किसी सेंटर के बड़े कांग्रेस के लीडर का फोन आता है, उसको बचाने के लिए इसको हटाना नहीं है। सेंटर के लीडर ने जहां जवाब नहीं देना, जवाब आपको देना है। कई बार सेंटर भी बिगाड़ते हैं, कई चीजें, कई सेंटर भी बिगाड़ते हैं, बहुत सी चीजें जिसके कारण पाम नहीं लग रहे हैं आप लोगों के। तो उसके कारण अध्यक्ष महोदय ये सारी चीजें हम सब लोगों को चेक करनी चाहिए, और उसके साथ साथ ऐसे अधिकारियों की सूची बनानी चाहिए। मैं कहता हूं उनके मित्रों की, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी की डील करो। हमारे अच्छे अधिकारी हैं, मैं नहीं कहता बाहर के सारे, बाहर अंदर मैं जाना भी नहीं चाहता हूं। हम तो उस विचारधारा के आदमी जो अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, किसी को ठेस ना लगे कि हमें बाहर का बोल रहे हैं। वो भी बेचारे सेवाएं दे रहे हैं जहां करके। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको तो कल्पना ही नहीं है करप्शन की, कल्पना ही नहीं थी। वो तो जहां से सीखते हैं कि अरे करते क्या है। हो सकता है हमारे लोग अपनापन के कारण भी ऐसा करते हैं कि हम लोग जहां रहेंगे हमारी प्रॉपर्टी का पता लगेगा। उनका तो सारे का सारे टैची वहीं चले जाते हैं। उनकी स्टेटों तक जाओ, उनके गांव तक जाओ, उनके रिश्तेदारी तक जाओ, उनके बिजनेस तक जाओ, उनके प्लॉट्स देखो चंडीगढ़ में कितने हैं, उनके नोएडा के अंदर जाकर के देखो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। जिन स्थितियों तक जाना पड़ेगा हमें करप्शन के विरोध में लड़ने के लिए अध्यक्ष महोदय। और उसके साथ साथ मोनोपोली हो गई है कुछ लोगों की, अलग अलग करप्शन के केसेस चल रहे हैं। आईपीएच पीडब्ल्यूडी में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, अब बड़ी बड़ी कंपनियां। पहले रिग किसी को दी जाती थी, राइजिंग मैन किसी को दी जाती थी, फील्ड चैनल किसी को दिए जाते थे, छोटी पाइपें किसी को दी जाती थी। अब तो एक ही आदमी आता है 300 करोड़ का ठेका ले लेता है, बाकी सारे हमारे हिमाचल प्रदेश वाले देखी जा रहे हैं। हमारे पास 300 करोड़ का तो है ही नहीं आदमी कोई। अब भैया उनको किसने बचाना है, उनको भाई रोजगार है, उन लोगों को भी नहीं गांव चलाने हैं, परिवार चलाने हैं। तो मेरा मंत्री महोदय जहाँ बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं, विक्रमादित्य जी बैठे हैं, ऐसे अलग डिपार्टमेंट में टेंडर होते होंगे। हम सब लोग अपने प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हो और अपने लोगों के हित को ध्यान में रखते हो अगर निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय, तो मुझे लगता है कि इन सब बातों का कुछ अच्छा होगा। और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा गलत हुआ अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय रोहित जी से बात करना चाहता हूँ।
श्रीमान अटल जी के नाम पर अटल वर्दी योजना शुरू की थी नितिन गडकरी जी ने और धूमल जी ने नाहन के चौगान ग्राउंड में आकर के। मैं भी उस कार्यक्रम के अंदर गया हुआ था अध्यक्ष के नाते। सब बच्चों को बराबर वर्दी हम लोग देंगे। 9.5 लाख बच्चे थे उस समय, आज लगभग 4.5-5 लाख बच्चे रह गए हैं स्कूलों के अंदर, 6 लाख रह गए हैं। उसमें देखो जनरल कैटेगरी के लोगों को वर्दी से बाहर निकाल दिया। वो इसलिए लगाई थी कि किसी को ये ना लगे इसके पिताजी अमीर हैं, बढ़िया कपड़ा डाल के आए हैं, रंग चाहे एक ही है, सबका एक ही कपड़ा एक ही जगह से आएगा, एक ही रंग होगा, उसी में आदमी छोटे का बड़े का, छोटी जाति का बड़ी जाति का, गांव का इधर का उधर का जो भी व्यक्ति है। आज कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जातियों के ग्रोह ने इतना बेड़ा गर्क किया इस देश का अध्यक्ष महोदय, इतना किसी ने नहीं किया जितना जातियों ने किया है। इसलिए जातिवाद को हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए। आज गरीब आम जिसको सो कॉल्ड अपर कास्ट में कल, उनके बच्चे भी उन्हीं के पढ़ रहे हैं वहां पर, जिनको बेचारे का घर में गरीबी है। वरना क्यों भेजेगा वहां पर? बस में नहीं भेज सकता, थैला नहीं दे सकता, टाई नहीं लगा सकता, स्कर्ट नहीं सिला सकता, इसलिए भेज रहे हो वहां पर। लेकिन उसकी हमने वर्दी बंद कर दी। अब इतना भी क्या हो जाएगा? आप ऐसा नहीं रोहित जी करना चाहिए, मुर्दे के बाल काटने से उसका बाहर हल्का नहीं होता। तुम लोगों ने डूबना ही है, डूबना ही है, ये सरकार नहीं चलनी है। तो इसलिए गरीब लोगों को वर्दियां दो। आप मिले हमारे सेंटर में शायद धर्मेंद्र प्रधान जी से जा, तो आपने कहा कि वर्दियों के पैसे दो, बच्चे तुम्हारे वर्दियों के कपड़े धर्मेंद्र प्रधान दे। यार कमाल करी यार। नहीं अच्छा आपने डिमांड की, लेकिन आपको विषय रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय 2 सड़कें कम हो जाएंगी, लेकिन हमारे बच्चों की वर्दी पूरी करो। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय लास्ट में मैं आना चाहता हूँ कर्मचारी एवं पेंशनर के ऊपर। तो आपने विनोद कुमार का भी टाइम ले लिया। हाँ नहीं 24-25 मिनट ही हुए, 26 हो गए। 2 मिनट में और लाऊंगा जी। हमारे कर्मचारियों के बारे में बहुत कुछ हमारे सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं। हमने एक प्रश्न लगाया था कि आप लोगों ने कर्मचारियों के क्या क्या देना बाकी है, तो उसमें उत्तर आया कि इस जो आपका डीए की किस्त है 1/7/2023 से 4% देना बाकी है, 1/4/2024 से 4% देना बाकी है, 1/7/2024 से 3% देना बाकी है, कुल मिला के 11% देना बाकी है। दूसरा प्रश्न साथ में मैंने खा भाग में पूछा था कि ये कब तक आप देनदारियां देंगे और कितनी देनदारियां हैं। तो मैं कर्मचारियों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इसके बारे में लिखा गया है, जो विक्रमादित्य जी बोलते थे आप बार हमें बदनाम कर रहे हैं, अब आप सुक्खू जी की गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे भी आपको बदनाम कर रहे हैं। इसमें पता क्या लिखा है? प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान करने में विलंब हो रहा है। वित्तीय स्थिति आप भी बोल रहे हैं, बोलना ही पड़ेगा, सच प्रश्न में तो बोलना ही पड़ेगा। हम भी बाहर ही बोलते हैं वित्तीय स्थिति बड़ी बुरी है, हालत खराब है, तो आप कहते हैं हम बदनाम कर रहे हैं। दूसरा सरकार ने बोला कि सरकार ने वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, जब उन प्रभावी कदमों का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो बैठे रहो कर्मचारी सारे, ना कभी आएगा, क्यों ना नौ कहते हैं ना क्या, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, कुछ नहीं होगा। तो उसके कारण इनकी हालत इस तरह से अध्यक्ष महोदय के कोई भी वर्ग आज इनसे खुश नहीं है। और ना ही इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कोई जिसको आप कहते हैं कि बेसहारा पशुओं के बारे में कोई बात नहीं की है, गौशालों के बारे में कोई बातचीत नहीं की है। और उसके साथ करुणामूलक आधार के ऊपर ठाकर जयराम जी ने 3000 लोगों को रोजगार दिया था। दृष्टिबाधित लोग इस सरकार के विरोध में धरने पे बैठे हैं, जो बेचारे आंखों से अंधे अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मेरा जो आग्रह रहेगा कि आउटसोर्स कर्मचारी जो 10,000 निकाल दिए उनके बारे में कोई नीति नहीं है। और ऐसे ही सीमेंट के दाम, मुकेश जी बहुत बोलते थे, सीमेंट के दाम 125 रुपए बोरी बढ़ गए हैं पिछले 2 सालों में, 125 रुपए। आप हमें बोलते थे आप पैसे ले रहे हैं, तो क्या आप पैसे ले रहे हैं? आज आप पैसे ले रहे हैं, बताना चाहिए इसमें कितने मिले आपको। प्लीज कंक्लूड। तो उसके नाते मेरा आग्रह रहेगा। और एक और चीजें अध्यक्ष जी, 2 चीजें, आप कानूनविद हैं, मेरा आग्रह रहेगा, कई हमने रूल ऐसे बनाए हुए हैं, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, हर साल बनाना पड़ता है, 1 साल के लिए बनता है। भैया साल के बाद उसकी जात बदल जाएगी, ये किसने बनाया कानून है? एक कौन बुद्धिमान आदमी उसको पद्मश्री दिलाए मोदी साहब को कह के? भाई उसका क्या होता है? आप इनकम इकट्ठी करते हैं, लोग हर साल घूमते हैं, स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए। भैया जातों को भी बदलती नहीं आदमी की, आपको पता ही है। और उसके बाद एक रूल है हिमाचल प्रदेश में, जिसको कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर अध्यक्ष महोदय 50,000 रुपये मिलता है। मैंने मुकेश जी को और सामाजिक कल्याण मंत्री शेंडल जी को दिया कागज। बंदे का ब्याह चंडीगढ़ में हो गया, हमारे एरिया के लोग बोर्ड एरिया में कई बार शादी कर लेते हैं। वैसे भी मन तो कहीं भी आ सकता आदमी का जहाँ रह रहा है,
तो वहाँ उसने शादी कर ली चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ लड़की वहाँ से है, वो एससी कम्युनिटी से है, लड़का हमारे से है, अपर कम्युनिटी से है। उसको ना दे दी कि तुम्हारी जो लड़की है वो बाहर की, इसलिए आपको 50,000 रुपया नहीं देंगे। मैंने बोला मंत्री महोदय को, मुकेश जी को भी कहा, कैबिनेट में आइटम लेकर के आओ। इंटरकास्ट तो इंटरकास्ट है, कहीं का भी है भैया, पूरा देश हमारा है, सब लोग हमारे हैं, तो उसको क्यों आप लोग इससे बेगाना समझ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो उसके नाते अब तो शायद 2 लाख मिलेगा। तो आप पुराना केस ना गिनना, उसको नया दे देना, तो हम भी भाभी से जाके लड्डू खाएंगे, ठीक है ना। तो उसके कारण अध्यक्ष महोदय ऐसी बहुत सी बातें और भी बहुत सी बातें जो अभी समय की कमी के कारण मैं बोलना नहीं चाहता। और इस बजट के अंदर कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है जिसका हम लोग समर्थन करें, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत।